गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, फोटोन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भौतिक परिवर्तनों में एंट्रोपी परिवर्तन। मतलब अगर किसी पदार्थ में भौतिक परिवर्तन किया जाता है तो जो एंट्रोपी में परिवर्तन आता है वो हम देखेंगे, है ना। तो भौतिक परिवर्तन का मतलब है कि हम इसको तीन तरीके से पढ़ेंगे कि कोई पदार्थ है, किस में है, ठोस में है, तो उसकी अवस्था चेंज करेंगे अपन। ठोस से द्रव में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? ठोस से द्रव में कन्वर्ट करेंगे। ये सॉलिड है, सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना है? लिक्विड। ठीक है, तो ये क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन। इस दौरान एंट्रोपी में जो परिवर्तन होगा वो डेल एस, वो हमें क्या करना है? देखना है। ऐसे ही लिक्विड है, लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना है? गैस के अंदर। इस दौरान एंट्रोपी में परिवर्तन होगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और एक दूसरी अवस्था है कि एक सॉलिड है, दूसरा भी सॉलिड है, लेकिन एक क्रिस्टलीय रूप से दूसरे क्रिस्टलीय रूप, मतलब एक ही पदार्थ है, दोनों ही सॉलिड है, लेकिन दोनों अपर रूप के रूप में है। मतलब ये तो है जैसे हीरा और ये है ग्रेफाइट। एक क्रिस्टलीय अपर रूप से दूसरे क्रिस्टलीय अपर रूप में परिवर्तन, है ना। तो ये भी एक प्रकार से क्या है? भौतिक परिवर्तन है ना। तो इस दौरान जो एंट्रोपी में परिवर्तन है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भौतिक परिवर्तनों में एंट्रोपी परिवर्तन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, जब किसी तंत्र या पदार्थ बोल सकते हो, तंत्र या पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन किया जाता है, तो स्थिर ताप पर उसकी एंट्रोपी में परिवर्तन को निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है, ये सूत्र है आपका कौन सा? ds इक्वल टू dq रिवर्जेबल अपॉन टी, या दूसरा ऐसे ले सकते हो, डेल एस इक्वल टू क्यू रिवर्जेबल अपॉन टी, या ये ले सकते हो, या तो ये फॉर्मूला ले लो या ये फॉर्मूला ले लो, एक ही बात है ना। ये अनंत सूक्ष्म परिवर्तन है ना। ये थोड़ा परिमित ताप के अंदर देखना पड़ता है इसको, है ना। तो ये हो गया आपका समीकरण। अब इस समीकरण को हम तीन तरीके से देखेंगे भौतिक अवस्था में परिवर्तन। एक देखेंगे ठोस से द्रव, और एक है द्रव से गैस, और एक है एक क्रिस्टलीय अपर रूप से दूसरे क्रिस्टलीय अपर रूप में। ये फॉर्मूला कैसे कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो यहां पे किसी तंत्र में भौतिक परिवर्तन निम्न प्रकार से होते हैं, निम्न प्रकार होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम देख लेते हैं, ठोस पदार्थ से द्रव पदार्थ में परिवर्तन से एंट्रोपी परिवर्तन ये देखना
सबसे पहला पॉइंट कि ठोस पदार्थ से द्रव पदार्थ में परिवर्तन से एंट्रोपी परिवर्तन कैसे होता है। तो यहां पे लिख लेते हैं ठोस सॉलिड से क्या कन्वर्ट करना, किसमें, लिक्विड। क्या करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे इसकी एंट्रोपी हो गई कितनी, मान लो इसकी एंट्रोपी S1, इसकी में एंट्रोपी होगी S2, तो एंट्रोपी में परिवर्तन आएगा S2 माइनस S1 वो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, T ताप पर, और ये क्या आपका क्वथनांक, ये गलनांक, गलनांक। ठीक है, कितनी ऊष्मा अवशोषित करेगा ये, Q रिवर्जेबल इक्वल टू H, क्या बोलेंगे इसको, F, HF बोल सकते हो आप इसको, क्या बोल सकते हो, HF बोल सकते हो। ठीक है, इतनी ऊष्मा ये देगी, और इसको हम ले सकते हैं गलनांक को TF ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, TF। TF का मतलब गलनांक। गलनांक इतने टेम्परेचर पर इतनी ऊष्मा अवशोषित करेगा तब ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जब किसी ठोस पदार्थ को उसके गलनांक बिंदु तक ऊष्मा दी जाती है तो वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इस ऊष्मा को क्या बोलोगे, इस ऊष्मा को कैन यू एक्सप्लेन, जो ऊष्मा दी जा रही है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इस ऊष्मा को गलन, क्योंकि गलन गला रहे हैं, सॉलिड को टॉस में कर रहे हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, कई जगह आपको क्यू रिवर्जेबल HF की जगह ये भी मिल जाएगा आपका डेल HF, ये भी मिल जाएगा, है ना, डेल HF भी मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको कि आपको यहाँ पे डेल HF भी मिल सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जो दी गई ऊष्मा है वो आप कैसे भी डिनोट कर सकते हो, लेकिन ये जो ऊष्मा है वो स्थिर दाब पे कंडीशन होती है। तो यहाँ पे मैं इसको दूसरी तरीके से लिख सकता हूँ, देखो 1 मोल ठोस पदार्थ को स्थिर दाब पर, 1 मोल ठोस पदार्थ को स्थिर दाब पर TF ताप, जिसको हम बोलते हैं गलनांक, TF ताप पर डेल HF, जिसको हम बोलते हैं गलन की ऊष्मा, गलन की ऊष्मा, ऊष्मा दी जाती है तो वह ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता
परिवर्तित हो जाता है। इस दौरान एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होगा? एंट्रोपी में परिवर्तन को हम किससे डिनोट करेंगे? एंट्रोपी में परिवर्तन डेल एस को निम्न प्रकार एंट्रोपी में परिवर्तन को निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल एस इक्वल टू डेल एच एफ अपॉन टी एफ। ये फॉर्मूला है। कैसे आया? हाँ, इधर से लिख लो, चूंकि डेल एस इक्वल टू होता है क्यू रिवर्जेबल अपॉन टी, है ना। तो यहां पे लिख सकते हैं स्थिर दाब पर स्थिर दाब पर क्या हो जाएगा? क्यू रिवर्जेबल इक्वल टू डेल एच एफ और टी बराबर क्या हो जाएगा? टी एफ। ये हो गया, तो यहाँ पे टी एफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डेल एच एफ क्या है? गलन की गुप्त ऊष्मा, और टी एफ क्या है? गलनांक बिंदु। तो ये तो हो गया फर्स्ट आपका सॉलिड से किस में कन्वर्ट करना अपन को? लिक्विड के अंदर। इस दौरान जो एंट्रोपी में परिवर्तन है वो डेल एच एफ अपॉन टी एफ भी लिख सकते हो। कई जगह आपको डीएस भी मिलेगा, है ना। ठीक है, तो डीएस के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है द्रव्य का गैस में परिवर्तन से एंट्रोपी परिवर्तन। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपके? द्रव का गैस में जब परिवर्तन किया जाता है, द्रव को गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए? वो फिनिट टेम्परेचर है, उसको हम बोलते हैं क्वथनांक, है ना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये आपका लिक्विड है, किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। तो यहाँ पे कौन सा टेम्परेचर होगा? टी बी, जिसको हम बोलते हैं क्वथनांक। इस टेम्परेचर पर जितनी ऊष्मा दी जाएगी इसको, वो क्यू रिवर्जेबल इक्वल टू क्या हो जाएगी? डेल एच वी। वाष्पन की ऊष्मा बोलते हैं इसको। वाष्पन का मतलब लिक्विड को वाष्प में कन्वर्ट करना है। इस दौरान जो एनर्जी दी जाती है, जो ऊष्मा दी जाती है एक क्वथनांक बिंदु पर, तो वो ऊष्मा क्या कहलाती है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जब किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित किया जाता है तो क्वथनांक बिंदु, जिसको हम बोलते हैं टीबी, क्वथनांक बिंदु पर जो ऊष्मा दी जाती है उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा
कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 मोल पदार्थ को 1 मोल पदार्थ मतलब कौन सा होना चाहिए, द्रव। 1 मोल पदार्थ को TB क्वथनांक बिंदु पर वाष्पन की गुप्त ऊष्मा ΔHV दी जाती है तो वह द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस दौरान एंट्रोपी में परिवर्तन ΔS का मान होगा। क्या होगा, ΔS का मान होगा। एंट्रोपी में परिवर्तन, उसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, ΔS भी लिख सकते हैं, क्योंकि वाष्पन पर जो एंट्रोपी होगी वो ΔSV भी लिख सकते हो, ΔSV भी लिख सकते हो। तो ऐसे आ जाएगा आपका आंसर ΔSV। और जो पहले लिखा था उसमें क्या हो जाता है, ΔSF भी कर सकते हो या ΔS भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपके ΔHV/TB। कहां से आया, चूंकि ΔS इक्वल टू क्या होता है, Q रिवर्जेबल अपॉन T। तो यहां पे इसमें लिख सकते हैं Q रिवर्जेबल इक्वल टू ΔHV, T इक्वल टू TB, और ΔS जो एंट्रोपी होगी वो वाष्पन पे वो जाएगी ΔSV। ऐसे भी कर सकते हो। और जिससे पहले वाला किया था उसके अंदर TF था और ΔHF था, वो तो ΔS की जगह आप ΔSF भी कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सेकंड, द्रव का गैस में परिवर्तन से एंट्रोपी परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देख लो। एक क्रिस्टलीय अपरूप से दूसरे क्रिस्टलीय अपरूप में परिवर्तन से एंट्रोपी परिवर्तन। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल दे सकते हो आप। जैसे कार्बन होता है, सॉलिड होता है, कार्बन भी 2 होते हैं मोस्टली। देख लो, एक हीरा होता है, एक ग्रेफाइट होता है। ये हो गया सॉलिड, इसको हम हीरा दे देते हैं, और ये हो गया सी सॉलिड, ये हो गया ग्रेफाइट। दोनों पदार्थ एक ही है, कार्बन कार्बन, लेकिन ये अपरूप है, ये दूसरा अपरूप है। तो इसको इसमें कन्वर्ट करिए, इसको कन्वर्ट करिए। इस दौरान जो ऊष्मा चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, ΔHT। और जो टेम्परेचर होता है उसको क्या बोलते हैं, TT। संक्रमण ताप, यानी कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ एक अपरूप से दूसरे अपरूप में परिवर्तित होता है, वो ताप संक्रमण ताप कहलाता है। और जिस ताप पर या इस ताप पर जितनी ऊष्मा अवशोषित की जाती है उसको क्या बोलते हैं, संक्रमण की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल दे देता हूं मैं इसका। CS हीरा और CS ग्रेफाइट।
ये एक अपर रूप है और ये भी एक अपर रूप है। ठीक है, यहां पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, टीटी। क्या होगा, टीटी। इसको हम बोल सकते हैं संक्रमणता। क्या बोल सकते हैं, संक्रमणता। और यहाँ पे जो क्यू रिवर्जेबल जो ऊष्मा होगी वो क्या होगी आपकी, डेल एच टी। ठीक है, संक्रमण की गुप्त ऊष्मा बोल सकते हो। अब इसको हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो जब किसी पदार्थ को एक अपर रूप से उसी पदार्थ के दूसरे अपर रूप में परिवर्तन जिस ताप पर किया जाता है वह ताप संक्रमण ताप कहलाता है। संक्रमण ताप, इसको हम क्या बोलते हैं, टीटी। संक्रमण ताप कहलाता है। तथा इस ताप पर जितनी ऊष्मा अवशोषित या उत्सर्जित, क्योंकि इसमें दोनों प्रोसेस है, अवशोषित भी हो सकती है, उत्सर्जित भी हो सकती है। ऊष्मा अवशोषित या उत्सर्जित होती है वह संक्रमण की गुप्त ऊष्मा जिसको हम बोलते हैं डेल एच टी, गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, संक्रमण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस दौरान एंट्रोपी में चेंज क्या होता है। तो यहां पे लिख सकते हैं एक अपर रूप से दूसरे अपर रूप में परिवर्तन के दौरान एंट्रोपी में जो परिवर्तन, एंट्रोपी में जो परिवर्तन आता है उसे निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डेल एस टी इक्वल टू डेल एच टी अपॉन टी टी। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो यहां पे क्या है, डेल एच टी इक्वल टू क्या है, संक्रमण की गुप्त ऊष्मा, और ये आपका टी टी क्या है, संक्रमण ताप है, संक्रमण ताप। ठीक है, इसको आप इधर लिख सकते हो साइड में, ऐसे क्या लिख सकते हो कि डेल एस इक्वल टू क्या था, क्यू रिवर्जेबल अपॉन टी। तो यहां पे लिख सकते हो, चूंकि ये हो गया आपका क्यू रिवर्जेबल इक्वल टू क्या लिखना अपन को, डेल एच टी, और टी इक्वल टू क्या लिखना है, टी टी, और यहाँ पे डेल एस इक्वल टू क्या लिखना है, डेल एस टी। ठीक है, यहां से हमने ये लिया है।
ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों प्रोसेस कर ली है कि भौतिक परिवर्तन के दौरान एंट्रोपी में जो परिवर्तन आता है वो कैसे ज्ञात करेंगे। अगर संक्रमण ताप की बात करें तो याद आएगा, अगर किसकी बात करें, क्वथनांक की बात करें तो वहां पे वाष्पीकरण होगा, और गलनांक की बात करें तो वहां पे मेल्टन, मतलब उसको पिघलाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से यह प्रोसेस हो जाती है आपकी, है ना। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लासियस या क्लेसियस असमानता, क्लासियस इनइक्विलिटी, क्लेसियस असमानता, जो कि क्लासियस थ्योरी व कार्नो थ्योरम के आधार पर है ना। तो क्लासियस के अनुसार क्या होता है कि कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है, कोई भी साइक्लिक सिस्टम है, चाहे वो रिवर्जेबल हो चाहे इरिवर्जेबल हो, मतलब साइक्लिक प्रोसेस दो होते हैं, एक तो अनुत्क्रमणीय और एक उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय में क्या होता है कि वहां पे बाह्य स्रोत की सहायता प्राप्त होती है, और अनुत्क्रमणीय का मतलब है कि वहां पे बाह्य स्रोत की सहायता नहीं होती है। ठीक है, वो स्वतः होता है। तो प्रकृति में जितने भी जो प्रक्रियाएं स्वतः होती है, ऑटोमेटिक होती हैं, वो सभी अनुत्क्रमणीय प्रक्रियाएं हैं। क्या है? अनुत्क्रमणीय प्रक्रियाएं हैं। और क्लासिस के अनुसार एक ऐसी मशीन जो स्वतः है, स्वतः चल रही है, ठीक है, तो वो एक प्रकार से क्या है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। क्या होता है? अनुत्क्रमणीय साइक्लिक प्रोसेस। यहाँ पे हम उष्मा इंजन दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे चक्रीय, वो कौन सा, चक्रीय उत्क्रमणीय, और एक चक्रीय अनुत्क्रमणीय। ठीक है, इन दोनों को लेकर हम बात करते हैं। तो क्लासिस के अनुसार क्या होता है कि जितने भी साइक्लिक प्रोसेस है, चाहे वो उत्क्रमणीय हो चाहे वो अनुत्क्रमणीय हो, उन सभी के अंदर dq अपॉन t इसका जो साइक्लिक इंटीग्रेशन है, साइक्लिक इंटीग्रल वैल्यू है, साइक्लिक ये तो हो गया इंटीग्रल और ये हो गया साइक्लिक, तो इसका जो साइक्लिक dq अपॉन t, इसके अनुसार dq अपॉन t का साइक्लिक इंटीग्रल या तो जीरो होगा या जीरो से कम होगा, अर्थात लेस देन जीरो या इक्वल टू जीरो, ये होता है। क्लॉसियस के अनुसार dq अपॉन t का जो साइक्लिक इंटीग्रेशन है, साइक्लिक इंटीग्रल वैल्यू है, वो जीरो से कम या जीरो होती है। अब इसको हम दो में बांटेंगे। अगर जीरो होती है इसका मान, तो वो उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए आता है, और अगर जीरो से कम होता है वो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए आता है। और क्लॉसियस के अनुसार जो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है, जो प्रकृति में स्वतः होते हैं, वो किसके द्वारा डिनोट करेंगे, वो असमानता को शो करते हैं। मतलब क्लेसियस असमानता कौन शो करेगा, ये फॉर्मूला या ये समीकरण शो करेगा यहाँ पे t लेस देन जीरो, इसको हम बोलते हैं क्लॉसियस असमानता। अर्थात प्रकृति में जितने भी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है वो इसका फॉलो करेंगे, और जो प्रकृति में उत्क्रमणीय प्रक्रम है वो इसका फॉलो करेंगे। तो प्रकृति में उत्क्रमणीय प्रक्रम उसके लिए ये आएगा और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम उसके लिए आएगा। जबकि दोनों को हम मर्ज कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो क्लासिस असमानता है, उस असमानता को कौन सा समीकरण शो करता है, ये वाला समीकरण शो करता है। अर्थात अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में dq अपॉन t का जो इंटीग्रल, साइक्लिक इंटीग्रल वैल्यूज है, वो जीरो से कम होती है, जबकि उत्क्रमणीय में क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो होती है। तो इसको
क्लेसियस समानता बोलेंगे, इसको क्लेसियस असमानता बोलेंगे। तो इसको हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो यहां पे लिख लेंगे क्लासियस के अनुसार, क्लॉसियस के अनुसार सभी चक्रीय प्रक्रमों, सभी चक्रीय प्रक्रमों के लिए dQ/T, जो कि एंट्रोपी को शो करता है, dQ/T का चक्रीय समाकलन, साइक्लिक इंटीग्रल समाकलन का मान 0 से कम, 0 से कम या 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम गणितीय रूप में कैसे लिख सकते हैं? गणितीय रूप में देखो कैसे लिखेंगे, dQ/T, इसका क्या लेना है? चक्रीय समाकलन, ये तो हो गया समाकलन का चिन्ह और ये हो गया चक्रीय, तो ये हो गया साइक्लिक इंटीग्रल। जो वैल्यू है dQ/T की, जो साइक्लिक इंटीग्रल वैल्यू है वो या तो 0 से कम होगी, मतलब 0 से कम, या फिर 0 के बराबर होगी। तो ये कहता है। अब इसके अंदर हम इसको दो भागों में बांट लेते हैं। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपका क्या, अगर हम ले ले साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dQ/T, साइक्लिक इंटीग्रल dQ/T, मतलब यहां पे क्या जाएगा, अगर 0 ले ले तो ये किसके लिए होगा? उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए। किसके लिए होगा? उत्क्रमणीय प्रक्रम, वो भी कौन सा? चक्रीय, उत्क्रमणीय चक्रीय प्रक्रम। ठीक है, दूसरे की बात कर लिया अपन, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dQ/T इज लेस देन 0, ये किसके लिए होगा? अनुत्क्रमणीय चक्रीय प्रक्रम। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, अनुत्क्रमणीय को मोस्टली कैसे शो करते हैं? इरिवर्जेबल, इरिवर्जेबल। ठीक है, और इसको रिवर्जेबल, ऐसे कर सकते हैं। आर से इसको IR से कर सकते हैं, इरिवर्जेबल। ठीक है, शॉर्ट के अंदर, शॉर्ट में लिखूंगा रिवर्जेबल और ये इरिवर्जेबल हो गया। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे रिवर्जेबल भी कर सकता हूँ, यहाँ पे इरिवर्जेबल, तो ऐसे कर सकता हूँ मैं इसको रिवर्जेबल, और ये हो जाएगा इरिवर्जेबल। ठीक है, इन दोनों को मिला के ये फॉर्मूला आ गया। अब हम इनको डेरिवेट करेंगे कि ये वास्तव में होता है या नहीं होता है। तो यहां पे दो केस लगाएंगे, ये केस तो फर्स्ट और एक केस सेकंड। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं यहां पे। देखो, सबसे पहले इधर देख लो, केस फर्स्ट, यहां पे हम बात कर लेते हैं
ये दो, एक तो स्रोत और एक सिंक, ठीक है। इसका टेम्परेचर हमने ले लिया T1, इसका टेम्परेचर ले लिया हमने T2। यहाँ पे T2 ग्रेटर देन T1 रहेगा। मोस्टली ऑब्वियसली आपको पता है स्रोत का टेम्परेचर ज्यादा होता है, सिंक का टेम्परेचर कम होता है। यहाँ पे हमने उष्मा इंजन लगा दिए, यहाँ पे दो इंजन लगा रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, चलो एक ही तरफ से। यहाँ पे ये एक इंजन जिसको हम हीट इंजन बोलते हैं, उष्मा इंजन बोलते हैं इसको, हीट इंजन। और एक इधर लगा देता हूं मैं, ये भी क्या आपका हीट इंजन है, HE, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे दो इंजन है, एक हम उष्मा इंजन को मान लेते हैं, इसको मान लिया हमने कौन सा इंजन, अनुत्क्रमणीय। दो इंजन लगाए हैं, एक अनुत्क्रमणीय उष्मा इंजन और एक ये वाला है आपका उत्क्रमणीय इंजन, ठीक है। दोनों हमने लगा दिए हैं, दोनों ही स्थितियों में है। हम देखते हैं, आपने पढ़ा होगा कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम और उत्क्रमणीय प्रक्रम, इन दोनों स्थितियों में सबसे ज्यादा मैक्सिमम कार्य की प्राप्ति होती है उत्क्रमणीय में, ठीक है, ये तो आपको पता है। और जिसमें कार्य जितना ज्यादा होगा मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कार्य की गणना हमने की थी कि उत्क्रमणीय स्थिति में मैक्सिमम कार्य की गणना की जा सकती है, समतापी स्थिति के अंदर उत्क्रमणीय प्रक्रम में मैक्सिमम कार्य की गणना की जा सकती है। तो यहाँ पे कार्य मैक्सिमम होगा, यहाँ पे कम होगा, है ना। कार्य यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, ठीक है, इतना याद रखना है। और जिसमें कार्य ज्यादा होता है वो इंजन, उसकी दक्षता क्या होती है, ज्यादा होती है, उस इंजन की दक्षता क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रिवर्जेबल, और इसको लिखेंगे इरिवर्जेबल, शॉर्ट के अंदर लिखेंगे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इंजन के द्वारा, इसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो कितना होगा, कार्य कितना होगा बता सकते हो। यहाँ पे कार्य होगा W इरिवर्जेबल, यहाँ पे जो कार्य होगा वो क्या होगा आपका W रिवर्जेबल, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत समस्या कोई नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे T2 श्रेष्ठ, ये उष्मा अवशोषित करता है Q2, ये भी उष्मा, मतलब अवशोषित उष्मा समान है, ये भी उतनी उष्मा अवशोषित करता है और ये भी उष्मा अवशोषित, ये Q2 और ये Q2 और ये T2 सेम है। ये T2 भी इसके लिए समान रहेगा, ये T2 दोनों के लिए सेम है, ये Q2 और ये Q2 भी समान है। अब ये Q2 में से कुछ उष्मा कार्य में खर्च कर देता है ना, और बच गई वो उष्मा क्या हो गई, Q1। ये किसको दे देता है, इसको। डायरेक्शन किधर रहेगा, इस तरफ, है ना। और ये Q2 है, इसमें से इतना कार्य हो जाता है और बच गई वो उष्मा क्या हो गई, Q1। क्या हो गई, Q1। ओके, Q1 और ये Q1 दोनों अलग अलग है, ये Q1 और ये Q1 क्या है, दोनों अलग अलग हैं। तो अलग अलग करने के लिए इसको हम क्या ले सकते हैं, Q1 इरिवर्जेबल, इरिवर्जेबल, ओके, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं W रिवर्जेबल ग्रेटर देन W इरिवर्जेबल, मतलब ये कार्य कम है और ये कार्य ज्यादा है। जब यहाँ पे कार्य ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे कार्य कम हो रहा है, तो यहाँ पे इसका मान ज्यादा होगा। जब यहाँ पे कार्य ज्यादा हो रहा है तो इसका मान कम होगा, क्यों, क्योंकि इसमें से ज्यादा उष्मा कार्य में खर्च होगी तो यहाँ पे कम बचेगी, इसमें से कम उष्मा कार्य में खर्च होगी तो ये ज्यादा बचेगी, ठीक है। तो कार्य का मान जितना ज्यादा होगा वहां पे रिलीज उष्मा क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन Q1 ग्रेटर देन, ये Q1 क्या होगी, यहाँ पे कार्य ज्यादा तो Q1 कम होगा, तो यहाँ पे लेस देन Q1 इरिवर्जेबल। इतना आपको याद रखना है, ठीक है, इतना आपको पता रहना चाहिए। और यहाँ पे नीटा रिवर्जेबल ग्रेटर देन नीटा इरिवर्जेबल, ठीक है। मतलब यहाँ पे कार्य ज्यादा है तो इसकी दक्षता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये कार्नो थ्योरम से हमें पता चलता है, कार्नो थ्योरम थी
है ना, टेम्परेचर अलग अलग है तो इनकी दक्षताएं भी अलग अलग होगी, और जिसमें कार्य ज्यादा होगी उसकी दक्षता ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं केस फर्स्ट के अंदर। देखो केस फर्स्ट है उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए, उत्क्रमणीय प्रक्रम इसकी बात करते हैं। तो यहां पे dq अपॉन t का साइक्लिक इंटीग्रल मान, केवल किसकी बात कर रहे हैं, इरिवर्जिबल की। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, ये रिवर्जेबल की बात कर रहे हैं तो यहां पे कर सकते हैं रिवर्जेबल उत्क्रमणीय। इसका मान किसके बराबर है, देखो किसके बराबर आएगा, यहां पे Q2 ऊष्मा अवशोषित की जा रही है, क्या की जा रही है, Q2 ऊष्मा अवशोषित की जा रही है, क्या की जा रही है, Q2 ऊष्मा अवशोषित की जा रही है। इसका मान हमें निकालना है, तो कितनी ऊष्मा की जा रही है, Q2 कितने टेम्परेचर पे, T2 ताप पर Q2 ऊष्मा अवशोषित की जा रही है, और T1 ताप पे Q1 ऊष्मा दी जा रही है। तो यहाँ पे टेम्परेचर T1 है जिसपे ताप ऊष्मा कितनी दी जा रही है, Q1, यहाँ पे अवशोषित हो रही है, यहाँ पे उत्सर्जित हो रही है। तो ये तो प्लस में आएगा और ये माइनस में आएगा। तो इधर से कर लेते हैं, चूंकि दक्षता पढ़ी है आपने, दक्षता में क्या था, Q2 अपॉन Q1 बराबर T2 अपॉन T1, ये हमने पढ़ा था जब हम ऊष्मा इंजन की दक्षता पढ़ी थी, Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू T2 अपॉन T1। ये चाहे आप वीडियो के अंदर देख लेना, ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो पहले अपन लिखेंगे कि T2 ताप पर कितनी ऊष्मा अवशोषित की जा रही है, Q2। तो यहां पे क्या आ जाएगा बता सकते हो, Q2 अपॉन T2। ओके, T2 टेम्परेचर पे कितनी ऊष्मा अवशोषित कर रहा है हीट इंजन, Q2 ऊष्मा। ठीक है, अब कुछ कार्य में खर्च हो जाता है, तो कार्य में खर्च होने के बाद में जो ऊष्मा बच जाती है वो Q1 किसको दे दी जाएगी, सिंक को, जिसका टेम्परेचर कितना है, T1, है ना। तो ये माइनस में आएगी, ये प्लस में आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे करेंगे माइनस, क्या आ जाएगा, Q1 अपॉन T1। तो इस पूरे प्रक्रम जो कि उत्क्रमणीय प्रक्रम है, इस पूरे की क्या आ जाएगी, dq रिवर्जेबल अपॉन t वैल्यू, वो भी किसके रूप में, साइक्लिक इंटीग्रल के रूप के अंदर। टोटल योग, योग का मतलब इसको और इसको जोड़ेंगे, क्योंकि ये उत्सर्जित हो रही है और ये अवशोषित हो रही है, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये तो माइनस में आ जाएगी, ये प्लस में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, चूंकि Q2 अपॉन Q1, चूंकि ये हमने देखा है Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू T2 अपॉन T1, ये हमने पढ़ा है। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं, क्या क्या लिख सकता हूं, Q1 अपॉन T1, ये हो गया आपका Q2 अपॉन Q1, T2 अपॉन T1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसलिए T2 को मैं इधर कर दूं और Q1 को इधर कर दूं, तो ये हो जाएगा Q2 अपॉन T2 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू Q1 ऊपर चला जाएगा, Q1 अपॉन T1। इसलिए ये समीकरण आपका फर्स्ट है इस फर्स्ट में, और यह है समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से देखो, Q1 अपॉन T1, Q1 अपॉन T1 के स्थान पे ये कर सकता हूं या इसके स्थान पे ये कर दो, कैसे भी कर दो आप। तो ये हो जाएगा साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq अपॉन t इक्वल टू, इसके स्थान पे क्या कर सकता हूं मैं, ये कर सकता हूं, या इसके स्थान पे ये कर सकता हूं, कैसे भी कर लो। कुल मिला के क्या आ जाएगा, Q2 अपॉन T2 माइनस Q2 अपॉन T2 इक्वल टू 0। तो ये ऑब्वियसली आपको पता है dq रिवर्जेबल, dq रिवर्जेबल अपॉन t, जो साइक्लिक इंटीग्रल वैल्यू है वो क्या होती है, 0। कौन से प्रोसेस के लिए, उत्क्रमणीय प्रोसेस के लिए। कौन से प्रोसेस के लिए, उत्क्रमणीय प्रोसेस के लिए। तो ये तो हो गया आपका केस फर्स्ट, ये आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है,
दोनों केस के अंदर ये चलेगा। अब हम दूसरे केस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट वाला केस हो गया, ये वैल्यू मैंने लिखाई थी स्टार्टिंग में, इसको कंफर्म कर दिया अपन ने, ठीक है। अब हम केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड किसके लिए होगा? इधर वाले के लिए, है ना। ये कौन सा है? अनुत्क्रमणीय। तो यहां पे लिख सकते हैं अनुत्क्रमणीय चक्रीय प्रक्रम के लिए इसकी बात करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ये बात हो जाएगी आपकी। तो यहां पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो dq/t का जो साइक्लिक इंटीग्रल मान है वो 0 से कम आता है क्या, वो देखते हैं अपन सबसे पहले। तो देखो इधर dq/t कौन सा है? इरिवर्सिबल का साइक्लिक इंटीग्रल मान कैसे निकालोगे? 0 से कम करना है, तो यहाँ पे अवशोषित इतनी हो रही है, उत्सर्जित इतनी हो रही है। वही टेम्परेचर है, वही टेम्परेचर यहाँ पे T1 है, मतलब T1 दोनों के लिए सेम है, T2 भी दोनों के लिए सेम है। तो T2 ताप पर Q2 ऊष्मा अवशोषित हो रही है, तो ये Q2 ये Q2 क्या है? बराबर है। ये Q1 और ये Q1 अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्य हो रहा है, यहाँ पे कार्य हो रहा है। यहाँ पे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में कार्य हो रहा है, यहाँ उत्क्रमणीय प्रक्रम में कार्य हो। यहाँ पे कार्य ज्यादा है, यहाँ पे कार्य कम है। जब कार्य ज्यादा और कम होता है तब यहाँ पे और यहाँ की ऊष्मा अलग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ऊष्मा, यहाँ पे कम ऊष्मा खर्च होती है तो बचेगी ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा ऊष्मा खर्च हो रही है तो यहाँ पे बचेगी कम। तो Q1 कम होगी और Q1 ये वाली ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अवशोषित ऊष्मा Q2, है ना। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे Q2 अपॉन T2, यही होगा Q2 अपॉन T2, यही होगा ना भाई, यही तो है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसकी? एंट्रोपी की, और एंट्रोपी होती है Q अपॉन T। यही होता है ना, जिस ताप पे अवशोषित ऊष्मा है, जिस ताप पर ऊष्मा अवशोषित की जाती है उनका अनुपात ΔS। तो हम पूरे टोटल इस अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी निकाल रहे हैं, जो कि यह है ना। इसका मान इन टोटल इसका और इसका योग हो जाएगा। तो ये उत्सर्जित हो रही तो माइनस में आएगी और ये अवशोषित हो रही तो ये प्लस में आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे इसको। तो ये तो प्लस में आ गई। दूसरी कौन सी है? Q1, ये आ जाएगी आपकी Q1 इरिवर्सिबल अपॉन क्या आ जाएगा? T1, ओके। ये आ गया समीकरण 3। आपको कंफर्म है कि समीकरण 3 हो गया है। अब हम बात करते हैं, चूंकि Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू T2 अपॉन T1, इसलिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं Q2, ये T2 नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा T2 आ जाएगा और ये Q1 इधर चला जाएगा, तो Q1 अपॉन T1, ठीक है। तो ये Q2 और ये Q2 सेम है और ये Q2 भी सेम है, तो इसका जो Q2 है, इसका Q2 और ये Q2 भी है, दोनों में सेम है, तो ये पूरा सेम हो जाएगा। जब ये सेम है, इस वाले से सेम है, तो ये Q2 अपॉन Q1, ये Q2 अपॉन T2, है ना, ये कॉन्सेप्ट लागू हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो Q2 अपॉन T2, तो यहाँ पे समीकरण 4 हो जाएगा। यहाँ पे कर सकते हैं Q2 अपॉन T2 का मान, इसकी जगह क्या रखेंगे? ये, तो यहाँ पे रखेंगे समीकरण 4, समीकरण 3 व 4 से, तो क्या हो जाएगा? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq इरिवर्सिबल अपॉन t इक्वल टू, ये हो जाएगा Q1 अपॉन T1 इक्वल टू Q1 इरिवर्सिबल का है, इरिवर्सिबल अपॉन T1, कॉमन ले लो इसको, साइक्लिक इंटीग्रल dq इरिवर्सिबल अपॉन T इक्वल टू
क्या आ जाएगा, माइनस है ना, माइनस ही आ रहा है ना, माइनस आ रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया T1, क्या बचेगा Q1 माइनस Q1 इरिवर्जेबल। ठीक है, ये हो गया समीकरण 5। ठीक है, इधर कर लेते हैं इसको। देखो यहां पे कंडीशन लगी हुई है, ये वाली चीज कौन सी कंडीशन है यहाँ पे, ये तो यहां पे लिख सकता हूं कार्नो प्रमेय से। कार्नो प्रमेय से, कार्नो प्रमेय क्या कहती है, क्या कहती है कि कार्नो प्रमेय के अनुसार अगर ताप समान होते हैं तो इनकी दक्षता भी समान होगी, है ना, और अगर ताप अलग अलग है तो इनकी दक्षता भी अलग होगी। तो दक्षता अलग अलग आ रही है, जब दक्षता अलग अलग है तो यहाँ पे जो उत्सर्जित ऊष्मा है वो भी अलग अलग आएगी। जिस ऊष्मा इंजन के द्वारा कार्य ज्यादा होगा वहां पे ऊष्मा कम उत्सर्जित होगी, और जिस ऊष्मा इंजन में कार्य कम होगा वहां पे ऊष्मा ज्यादा उत्सर्जित होगी। तो ये वैल्यू ज्यादा और ये वैल्यू कम है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कार्नो प्रमेय से क्या कर सकता हूं, नीटा रिवर्जेबल ग्रेटर देन नीटा आई रिवर्जेबल और W रिवर्जेबल ग्रेटर देन W इरिवर्जेबल। ठीक है, जब यहाँ पे कार्य ज्यादा है तो उल्टा होगा इसके अंदर Q1, इसमें यहाँ पे कार्य ज्यादा है तो ये क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा Q1 इरिवर्जेबल ग्रेटर देन Q1, ये रिवर्जेबल वाली है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत। अब इसलिए समीकरण 5 होगा, क्या होगा बताओ, यहां पे आ जाएगा साइक्लिक इंटीग्रल dq इरिवर्जेबल अपॉन T, क्या आएगा बताओ। यहाँ पे T1 क्या रहेगा, T1 हमेशा क्या होता है, इधर लिख सकते हैं अपन, T1 क्या होगा, जीरो तो होगा ही नहीं ना, जीरो से ज्यादा ही होगा T1 कभी जीरो है क्या, उष्मा का भंडार है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। T2 और T1 ये हाई टेम्परेचर, जीरो तो नहीं है बिल्कुल भी, है ना, तो इसका मान जीरो नहीं है। अब आप ये बताओ, ये वैल्यू कम है, Q1 कम है, ये ज्यादा है, तो यहाँ पे जो मान आएगा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में। तो इसका मतलब क्या कर सकता हूं मैं, इसको माइनस में आएगा, इसका मतलब जीरो से क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, जीरो से कम होगा, तभी तो माइनस में होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं माइनस भी कर सकता हूं, नेगेटिव। यहां हम ऐसे लिख सकते हैं साइक्लिक इंटीग्रल dq इरिवर्जेबल अपॉन T लेस देन 0। कंफर्म हो गया, फर्स्ट केस और सेकंड केस। फर्स्ट केस ये हो गया आपका समीकरण 6, समीकरण कौन सा हो गया, 6। ठीक है, तो यहां पे बोल देते हैं समीकरण 6 को क्लेसियस असमानता, क्लेसियस असमानता समीकरण कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी क्लेसियस असमानता। ठीक है, इसके बाद भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।